औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्रीमियम साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। आज मैं आपके सामने आपकी जो न्यू बुक आई है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की कराची बोर्ड की, इसका सबसे बड़ा चैप्टर है चैप्टर 4, जिसमें हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आज हम अपना काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। याद रहे इससे पहले एक्सरसाइज 4.1 है। 4.1 में उन्होंने जनरली तारुफ कराया है, तो आप पहले 4.2 से ही स्टार्ट ले लीजिए, 4.1 को भी देख लीजिएगा। लेकिन 4.2 की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर हमने एक सीक्वेंस शुरू करना है, एक प्रोग्रेशन का आगाज़ करना है, और उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक सीरीज़, अर्थमेटिक सीक्वेंस आपको दिया जाएगा, और इस पर ये 4.2 से एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही हैं। 4.3 भी इसमें शामिल है, 4.4 भी शामिल है। तो 4.2, 3 और 4 आप कवर करेंगे तो अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP को कवर कर लेंगे। यानी मेरी तारुफ यह है कि चैप्टर 4 में आपको 3 प्रोग्रेशंस पढ़नी है। पहले अर्थमेटिक है, फिर ज्योमेट्रिक है, और फिर आखिर में हार्मोनिक है। तो इसलिए हम फोकस कर रहे हैं पहले अर्थमेटिक की तरफ। तो इसकी पहचान सुन लीजिए। एक ऐसी सीरीज़ जो किसी ख़ास नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बनाई जाए, एक ऐसी सीक्वेंस कह लें आप जिसमें पर्टिकुलरली कोई दो नंबर जब डिफरेंस आप निकालेंगे तो डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम। ये इसकी पहचान है कि किसी ख़ास नंबर को कंटिन्यूसली ऐड कराया जा रहा होगा और वो सीक्वेंस तैयार हो रहा होगा। ये अर्थमेटिक सीरीज़ की पहचान है। तो यहाँ सामने एक फार्मूला लिखा हुआ है, ये कहलाता है जनरल टर्म फार्मूला। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस टू डी। जो A1 है इसको हम पहली टर्म कहते हैं, तो इसको खाली ए भी लिख सकते हैं। और ऐसी AN कहलाती है जनरल टर्म। ये टर्म जो निकालनी होती है, आपको जो टर्म मांगी जा रही होती है वो AN कहलाता है। और ऐसी D यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, वो भी हम आगे चलेंगे। N आपकी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। पहले तो ये फार्मूला याद रखिए, क्योंकि ये 4.2 के हर क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस तारुफ को मज़ीद डिटेल में देखते हैं। तो बड़ा यहाँ पर इस पेज पर आपके सामने अर्थमेटिक सीक्वेंस के हवाले से थोड़ी और बातें समझाई जा रही हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि एक ऐसा अर्थमेटिक सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हर टर्म आफ्टर द फर्स्ट, यानी जो पहली टर्म के बाद आएगी वो डिफर करेगी, यानी डिफरेंस होगा फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट अमाउंट। ये जो डिफरेंस है वो हर दो कंसेक्यूटिव टर्म का सेम आएगा। तो ये पहचान है अर्थमेटिक सीक्वेंस की। सीक्वेंस से मुराद कि आप नंबर लिख दें, बीच में कॉमास लगा दें, तो वो कहलाएगा एक सीक्वेंस। तो ये नीचे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D एंड सोन। और यहाँ जनरल टर्म में ए प्लस एन माइनस में 2D आ जाएगा। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है, इसको याद रखना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे 4 आ रहा है, 30 में से 9 को माइनस करेंगे 4 आ रहा है, 17 30 माइनस करा 4 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये इसलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि इसमें हर दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम। और ऐसे यहाँ देखें आप, तो यहाँ माइनस करने पर माइनस का 3 आ रहा है कि सेकंड टर्म पहले रखनी है, फर्स्ट टर्म बाद में है। तो 40 माइनस 70 माइनस 3, तो इन सब में डिफरेंस सेम आने की वजह से दोनों ये कहलाएंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस। बस एक इंक्रीजिंग है और ये वाला डिक्रीजिंग है। तो आप समझ गए होंगे बात को कि फर्स्ट टर्म जो होगी वो ए कहलाती है। ऐसे ही सेकंड टर्म, थर्ड टर्म है आगे, और इनको हम टर्म बोलें, एलिमेंट बोलें, मेंबर्स बोलें, ये सब एक ही बातें हैं। डॉट मीन्स ये है कि चलता रहेगा आगे तक। खैर इन्फिनिट का सेंस मत लीजिएगा, आप बस खाली ये समझें कि ये सोन मतलब टर्म्स आगे जा रही हैं। ऐसे नीचे आते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या है, कि एक ऐसा पैटर्न, वही डेफिनेशन एक अलग अंदाज से बात वही समझा रही है कि इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा हो किसी कांस्टेंट अमाउंट से। 2 4 6 8 10 ये सब इवन नंबर्स हैं, और ये इसलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं कि इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 2 का सब में आ रहा है। तो आई होप अब बात समझ गए होंगे कि अर्थमेटिक सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस क्या रहेगा, सबका सेम रहेगा। और वो जब हमने AN लिखा है उसको TN भी लिखा जाता है। AN लिखें, TN लिखें, ये कहलाती है एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस। जनरल टर्म A और D उनका, ए फर्स्ट टर्म हो जाती है, D कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो अब सीक्वेंस में क्या लगता है, कॉमा, और सीरीज में बीच में क्या लगा देंगे, प्लस साइन।
तो अभी फिलवक्त आपको एक आइडिया हो गया है अर्थमेटिक सीरीज का। तो आइए अपनी एक्सरसाइज का स्टार्ट लेते हैं 4.2 का। चलते हैं आगे। तो बड़ा आगाज़ करने जा रहे हैं 4.2 का। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। आइए मिलकर सवाल को आराम से पढ़ते हैं कि एक हमें नीचे ए पी दी हुई है जिसकी पहली तीन टर्म्स आपको दी गई हैं 159, और आपसे कह रहा है कि अगर ये सीक्वेंस आगे चलता है तो बताइए 12वीं पोजीशन पर जो टर्म आएगी वो क्या होगी। यानी पहले तीन टर्म दी हुई हैं और हमसे 12th टर्म इसकी मांग रहा है। तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला जो पीछे लगाया था उसका इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए हमें अब डेटा बनाना होगा। तो पहली टर्म जो होती है बेटा वो ए कहलाती है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 दिया हुआ है। फिर दो टर्म का डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि सेकंड टर्म को रखेंगे पहले, फर्स्ट टर्म को रखेंगे बाद में। हमेशा डिफरेंस ऐसे निकलेगा, सेकंड पहले फर्स्ट बाद में। तो ये क्या आ रहा है 4, और वो चेक करना है वाकई एपी है, तो आप थर्ड में से भी सेकंड को माइनस करें तो उनका डिफरेंस भी क्या आएगा 4। तो अगर ऊपर ना लिखा हो और ऐसी सीक्वेंस दिया हुआ हो तो हम ऐसे ही चेक करेंगे, पहले सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, फिर थर्ड में से सेकंड। अगर वो डिफरेंस सेम आ गए तो वो एपी फॉर्मेशन कंप्लीट होगी, वो सीरीज एपी कहलाएगी, वो सीक्वेंस एपी कहलाएगा। तो हमने देखें ए उठा लिया, डी उठा लिया। अब 12th टर्म मांग रहा है तो हम ये समझेंगे 12 पे जाके, यानी 12 टर्म पे जाकर ये इसकी लास्ट टर्म बन जाएगी और वो हमसे मांगी जा रही है। तो एन क्या हो गया 12, तो ए 12 में निकालना है तो फॉर्मूला वही आ जाएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला 4.2 की हर सवाल में लगना है कि जो टर्म अंडर कंसिडरेशन है, जो ये आपसे मांग रहा है, उसको निकालने के लिए आप यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो वैल्यूज को पुट करने जाएंगे, एन 12 है, ए 1 है और डी आपका 4 है। रखते हैं वैल्यूज को, तो हमने एन की पे 12 रख दिया, नीचे सब स्क्रिप्ट में आ रहा है ए की 12, ए आपका 1 है, एन आपका 12 है और डी आपका 4 है। वैल्यूज को रख दिया गया, यहाँ 1 हो गया, ये 12 माइनस वन 11, 11 फोर द 44, 44 प्लस वन 45। तो ये सीक्वेंस अगर 12 टर्म तक जाता है तो हमने इस फॉर्मूले की मदद से वो 12 टर्म निकाल ली है कि वो क्या बनेगी 45। आई होप ये सवाल आपको आसान लगा होगा कि आपने इसको चलाना नहीं है बल्कि बगैर सो ऑन किए आपने 12 टर्म निकाल ली, और वो क्या आ रही है 45। सब में 4 का गैप आ रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 ले लिया है। पार्ट नंबर 6, वजह उसकी है कि सारे पार्ट जो हमने पिछले पार्ट किया वैसे ही हैं, तो ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक एपी दी हुई है 1/3, 1/2, 2/3 चल रहा है, और ये बोल रहा होता है उसकी 6 टर्म क्या होगी। तो हमने ए को उठाया, ए आपका क्या हो गया 1/3। फिर हमने कॉमन डिफरेंस बनाया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये 6 आ गया, 3 माइनस 2 1/6। फिर हमने एन, यानी वो लास्ट क्वेश्चन में 12 था, यहाँ पे 6 है कि हमसे 6 टर्म मांग रहा है, तो ए 6 आपको निकालनी है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह अच्छी यहाँ ही देख लीजिएगा ये डिफरेंस कैसे बना है, एक बार फिर देख लें। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1/2 माइनस 1/3 जब करा तो 2 और 3 का एलसीएम ले लिया 6, 3 2 द 6 एलसीएम 6 आ गया। अब 2 3 द 6 तो 3 1 ज़ा 3, ऐसे 3 2 द 6 2 1 ज़ा 2, 3 में 2 माइनस करें तो 1/6। ये डिफरेंस आपको सही निकालना होगा। और आइए बढ़ते हैं अब आगे। फार्मूला लगा दिया गया वही वाला फार्मूला, और फिर एन की वैल्यू रख दी 6 रख दी यहाँ पर। एन आपका 6 है, ए आपका 1/3 है, 6n हो गया, डी आपका 1/6 है। बस ये सॉल्व करेंगे तो 1/3 ऐसी आ गई, प्लस 5/6 आ गया। फिर इनका एलसीएम लेंगे, 3 6 का एलसीएम 6 आ गया, 3 2 द 6 2 प्लस 5 7/6। ये वो 6 टर्म है जो ये हमसे मांग रहा था, वो आ गई है 7/6। आई होप ये आपको आसान लगा होगा। चलते हैं आगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 जो हम कर रहे थे जिसमें हमसे वो टर्म मांग रहा था, मैंने उसके दो पार्ट कर दिए हैं, बाकी पार्ट आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, हो जाएंगे। अब मैं क्वेश्चन 1 को छोड़कर क्वेश्चन 2 पर आ गया हूँ। यहाँ पर हमें नीचे जनरल टर्म दी जा रही है, यानी किसी एपी की ये जनरल टर्म आपको दे दी गई है, एन टर्म आपको दे दी गई है। आप इसको यूज़ कर कर उस एपी की पहली 5 टर्म बनाएंगे। यानी बोल रहा है कि बताओ जिस एपी की ये एन टर्म है उसकी पहली 5 टर्म आप बना के दिखाइए, क्या बनेंगी। तो बहुत ही आसान बात है, ये हमें दी हुई है जनरल टर्म उस एपी की। तो हम यहाँ पर एन की जगह पर जब 1 रखेंगे तो वो सीक्वेंस की पहली टर्म बना देगा, एन को 2 रखेंगे
सेकंड टर्म बना देगा। तो हमें यहाँ पर 5 तक जाना होगा कि पहली 5 टर्म मांग रहा है। तो हम गए, हमने पहले एन को रखा 1। फर्स्ट टर्म में जब एन को 1 रखा तो जहाँ जहाँ एन आ रहा है सब जगह 1 रख दिया गया। तो 2 1 2, 2 माइनस 3 माइनस का 1, तो फर्स्ट टर्म आ गई माइनस का 1। अब एन को 2 रख देंगे, तो जहाँ जहाँ पे एन आ रहा है 2 पुट करेंगे, 2 टू द 4 माइनस 3 1 रह गया, तो सेकंड टर्म आ गई 1। फिर अब एन को 3 रख देंगे, जब 3 टू द 6 माइनस 3 ये 3 रह गया। फिर अब एन को 4 रख देंगे, 4 2 4 द 8 माइनस 3 5 हो गया। फिर अब एन को 5 रख देंगे, तो ये आंसर आपका 7 आ गया। तो यूँ आपने जनरल टर्म में जाकर एन की वैल्यू रखते हैं, यानी एन इक्वल टू 1 से मुराद ये है पहली टर्म बन रही है, एन 2 से मुराद ये है सेकंड टर्म बन रही है। तो पहली 5 टर्म बना दी, तो लास्ट में लाइन लिख देंगे कि जो 5 टर्म मांगी जा रही थी वो ये हैं -1 1 3 5 7। इन सब में 2 2 का गैप आ रहा है, जो सब में सेम आ रहा है, तो इसलिए ये एपी में भी हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जब भी जनरल टर्म दी जाएगी आपने कुछ नहीं करना है, जितनी टर्म वो मांग रहा है उतने एन आप पुट कर दें, रख के सॉल्व कर लें, आपको टर्म मिल जाएंगी। हम बढ़ते हैं आगे। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 2 जो हम कर रहे थे, इसमें यहाँ पर हमें अब जनरल टर्म नहीं दी हुई इस पार्ट में। बाकी पार्ट जो मैंने इसके लेफ्ट करे हैं वो आप खुद अटैम्प्ट कीजिएगा बुक में से देखकर क्वेश्चंस। मैं पार्ट 6 पर आ गया हूँ। थोड़ा सा अलग है कि यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म दी गई है 5, और आगे उन्होंने इशारा हमें दिया है, हिंट दिया है कि 3 कंसेक्टिव टर्म्स इस एपी की जो हैं वो 23 26 29 हैं। तो अब इनको इस्तेमाल करते हुए हमें बताना है शुरू की 5 टर्म क्या होंगी। तो आइए इस काम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ फर्स्ट टर्म 5 है, तो इसके बाद यहाँ पर 3 कंसेक्टिव टर्म हमें दी गई हैं, जिसकी मदद से हम यहाँ पर अपना डी निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि एपी के अंदर डिफरेंस क्या रहता है, कॉमन। तो हम अगर देखें डी यहाँ पर आपका 3 नज़र आ रहा है कि आप 20 माइनस 23 करें तब भी 3 आ रहा है, 20 माइनस 26 करें तब भी 3 आ रहा है। तो पता लगे इस एपी का हमें ए भी मिल गया और डी भी मिल गया। तो अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म मांग रहा है, फर्स्ट टर्म तो 5 ही होगी जो ए। सेकंड टर्म आपको अगर याद आ जाए स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने शुरू में बताई थी आपको कि एपी की फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड टर्म ए प्लस डी होती है। तो ए हमारा 5 है और डी हमारा 3 है, उनको ला के रख देंगे तो यहाँ पे 8 आ गया सेकंड टर्म। अब थर्ड टर्म पर आते हैं, ए प्लस 2 डी। तो थर्ड टर्म में हम ए को रख देंगे 5 और डी आपका रख देंगे यहाँ पर, जी डी कितना है 3, तो 5 प्लस 6 11 आ जाएगा। फिर फोर्थ टर्म पे आ जाएं तो ए प्लस 3 डी होती है, 5 प्लस 3 इंटू 3 9 प्लस 5 14 हो गया। और यूँ फिफ्थ टर्म आपने मांगी है तो ए प्लस 4 डी होती है, तो 5 प्लस 4 इंटू 3 ये 17 आ गई। तो यूँ यहाँ जनरल टर्म नहीं दी हुई थी, उसके बावजूद हमें ऐसे इशारे दिए गए थे जिनसे हम अपनी शुरू की 5 टर्म बना सकते थे। तो ये आपकी पहली 5 टर्म बन गई हैं, 5 8, इसके साथ साथ 11 14 17। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आप इसको आराम से दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा एक्सरसाइज नंबर 4.2 को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आ चुका है, रिलेटेड है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। सवाल को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें यहाँ पर an-3 दी हुई है 2n-5 और हमसे मांग रहा है n टर्म। तो बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत इजी क्वेश्चन है कि हमें पता है कि जो जनरल टर्म होती है एन टर्म, उसमें एक नहीं सिर्फ एन आता है, और वो जनरल टर्म उसकी लास्ट टर्म भी कहलाती है। यानी एंड टर्म को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं कि एपी वहाँ पर एंड हो गई। लेकिन हमें इस सवाल में अभी जो गिवन है वो लास्ट टर्म नहीं दी हुई, ए एन नहीं दिया हुआ, बल्कि ए एन तो हमसे मांग रहा है। यहाँ उसने हमें ए एन -3 दिया हुआ है। इससे मुराद ये है कि लास्ट टर्म अगर ए एन है तो सेकेंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, ए एन -1। ऐसी थर्ड लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, ए एन -2। फोर्थ लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, ए एन -3। यानी ये हमें सीरीज एंड से अगर हम शुरू करेंगे तो उसकी हमें फोर्थ टर्म दी हुई है आखिर से, ए एन -3 मतलब फोर्थ लास्ट टर्म। इसको यूज कर कर हमसे मांग रहा है ये इसकी लास्ट टर्म कि बताएं ए एन क्या होगा। तो हमने अपना गिवन लिख दिया, ए एन -3 जो दिया हुआ है 2n-5 का। तो अब हमें सोचना ये होगा कि यहाँ पे हमें ना ए दिया हुआ है ना हमें डी दिया हुआ है और मांग रहा है हमसे ए एन। तो हम इस जगह पे जो लेफ्ट साइड पर एन आ रहा है, यहाँ पर एन की एक ऐसी वैल्यू रखें कि -3 से ऐड होने के बाद वहाँ सिर्फ एन बच जाए, क्योंकि हमसे मांग रहा है ए एन। तो
तो इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम दिए हुए जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है उसमें जो एन आ रहा है, अगर उसको n+3 रख दें तो इसका बेनिफिट ये होगा कि जब n+3 इस n की जगह पर आएगा तो +3 और -3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। इस बात को समझें कि हमें n-3 की जगह पर सिर्फ n चाहिए। तो कब आ पाएगा, जब हम इस वाले n को n+3 से रिप्लेस करेंगे। तो उल्टे हाथ में भी हमने n को उठाकर n+3 रख दिया और सीधे हाथ में भी n को उठाकर n+3 रख दिया। अब इस 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये बन जाएगी आपकी n टर्म, और सीधे हाथ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2n, 2 3 6, 6 में से बाद में 5 गए तो 1 बचा, तो 2n+1 आ गई इसकी लास्ट टर्म। यानी हमें फोर्थ लास्ट टर्म को यूज करते हुए लास्ट टर्म बनाना था, तो हमें वहाँ पे सिर्फ n चाहिए था। तो हमने जो दिए हुए टर्म थी उसमें n को रखा n+3, जब n+3 जगह पर आया 3 क्या हो गया, कैंसिल, और ये आपकी रिक्वायर्ड टर्म आ गई। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं आगे। तो बेटा 4.2 को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, और ये भी एपी का बड़ा आसान सवाल है। आप आराम से इसको समझें कि यहाँ एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, अर्थमेटिक सीक्वेंस, और पहली टर्म है उसकी 1, 2 माइनस एक्स सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म 3 माइनस 2x है, और ये आपसे मांग रहा है कि अगर ये सीक्वेंस 20th टर्म तक जाता है तो इसकी 20th टर्म क्या होगी। हमें 20th टर्म बनानी है, 20वीं टर्म ये आपसे मांग रहा है, और यहाँ पर आप ए उठा सकते हैं। तो आइए अपना डेटा बनाते हैं कि फर्स्ट टर्म 1 दी हुई है, हम डी बना सकते हैं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2 माइनस एक्स में से जब 1 माइनस किया, 2 में से 1 गया 1 बचा, तो डी आ गया 1 माइनस एक्स। एन आपको 20 लेना होगा क्योंकि 20 टर्म मांग रहा है। तो फिर लगा देंगे वाला फॉर्मूला a+n-1 इंटू डी, और n को रख देंगे 20, जहाँ जहाँ 20 रख दिया, a को रख दिया 1, और d आपका आया 1 माइनस एक्स, तो वहाँ रख दिया 1 माइनस एक्स। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये 1 ऐसे ही आ गया। 19 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स और 19 माइनस 19x, बाद में 1+19 ऐड होगा 20, तो 20 माइनस 19x ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड 20th टर्म जो ये हमसे मांग रहा था। आप इसको आराम से देखिए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा 4.2 को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जिसका नंबर है 5। आइए मिलकर सवाल को समझते हैं कि इस सवाल में हमें सीक्वेंस तो दिया हुआ नहीं है, यानी कि एपी है जिसकी हमें 6 टर्म दी हुई है 11 और 15 टर्म दी हुई है 47। इन दो टर्म्स को यूज करते हुए ये हमसे उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 21st टर्म मांग रहा है। यानी A6 दिया हुआ है, A15 दिया हुआ है, और A21 मांगा जा रहा है। सवाल को समझें, ये बेस बनाएगा आपकी एपी की अच्छी बेस बन सकती है इस सवाल से। तो आए स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पर ए नहीं दिया हुआ, जैसे कि पहले सवाल में हम ए उठा सकते थे, यहाँ पर ए हमें नहीं दिया हुआ। हमें दिया हुआ है 6 टर्म 11 है, तो A6 हो गई 11। ऐसी 15 टर्म 47 है, तो A15 हो गया 47, और A21 हमसे मांग रहा है। तो बेटा जो an वाला फॉर्मूला था एक बार फिर यहाँ लगेगा। इसमें आप देख सकते हैं अगर A21 हमें निकालना होगा तो A और D का होना बहुत ज़रूरी है। A और D के बगैर हम A21 नहीं निकाल सकते। तो अब हमें करना ये होगा कि दी हुई जो दो टर्म्स हैं उनसे हम दो इक्वेशंस बनाएंगे, उनकी मदद से दो अननोन A और D निकलेंगे। जब तक A और D नहीं आएंगे इस एपी के, हम A21 नहीं बना सकते। तो अब पहले हम करते ये हैं कि हमें A6 दिया हुआ है, तो हम इस फॉर्म में जाते हैं, इनको रख देते हैं 6, जहाँ जहाँ हमारा 6 रख दिया। A6 हमें 11 दिया हुआ है, A+5D हो जाएगा, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ऐसे ही हमें A15 दिया हुआ है, तो n को रख देंगे 15, -1 ये हो जाएगा 14। A15 47 पुट कर दिया आपने। अब ये दो इक्वेशंस तैयार हो गई हैं जिनकी मदद से अब A और D निकलेगा। तो इसका हल अब ऐसे होगा कि हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, इक्वेशन 1 और 2 को, ताकि A क्या हो जाए, कैंसिल, और D मिल जाए। तो सब्ट्रैक्ट करते हुए याद रखें जो भी, अच्छा यहाँ ये ध्यान में रखिएगा, हम किसी को भी ऊपर रख सकते हैं इक्वेशन को, किसी को भी नीचे। बस लेफ्ट को लेफ्ट में से माइनस करना है और राइट को राइट में से। तो मैंने इक्वेशन 1 ऊपर लिख दी है, इक्वेशन 2 नीचे, साइन चेंज कर दी, और अब लेफ्ट साइड पे माइनस होकर माइनस का 36 बचेगा, जो 47 माइनस का है। राइट साइड पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा,
5 माइनस 40 माइनस का 9 बचेगा, नीचे आके डिवाइड हो गया और डी आपका 4 आ गया। और अब इस डी को उठाकर आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख सकते हैं, ताकि ए निकल आए तो मैंने 1 में रख दिया। 11 इक्वल टू ए प्लस 5 इंटू 4, डी आपका 4 आया हुआ है, 4 फाइव 20, ये 20 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ए आ गया माइनस का 9। तो लीजिए ए और डी आ गया है और हम इस पोजीशन में आ चुके हैं कि अब यहाँ पर हम ए 21 निकाल सकते हैं। तो दोबारा हम ए एन वाले फॉर्मूले में जाएंगे और एन को रख देंगे 21, 21 एन के पे रख दिया क्योंकि ए 21 मांग रहा है, जबकि ए आपका -9 है और डी आपका 4 है। 21 माइनस 1 20 हो गए, 24 द 80, 80 माइनस 9 के आ गया 71। तो लीजिए ए 21 आपकी आ गई है 71। आप इस सवाल को आराम से दोहराइए, हम चलते हैं आगे। 4.2 को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट हैं, ए बी और सी, और तीनों एक जैसे हैं। तो मैं आपके सामने पहला पार्ट दिखा रहा हूं आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है, आइए मिलकर सवाल को देखते हैं। हमें एक अर्थमेटिक सीक्वेंस दिया हुआ है -15 -9 -3, और ये सीक्वेंस आगे चल रहा है। सवाल ये है कि अगर इस सीक्वेंस में आगे जाकर 75 आता है तो वो किस पोजीशन पर आएगा, उसकी नंबर ऑफ टर्म क्या होगी, वहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी। यानी कि आई रिपीट अगेन कि अगर ये सीक्वेंस 75 पे जाके क्लोज होता है तो इसमें कितनी टर्म्स होंगी, हमसे ये टर्म मांग रहा है। तो आइए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। हमने यहाँ पर सीक्वेंस को देखकर ए उठाया -15, डी बनाया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस माइनस प्लस हो गए, 15 में से 9 गए 6 बचा, और लास्ट टर्म हमें दी गई है 75 की सीरीज वहाँ पर ख़त्म हो रही है। आप ये बताइए कि इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो एक बार फिर वही फॉर्मूला जो हम पहले क्वेश्चन में लगाते हुए आ रहे हैं, ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाएंगे, और अब की बार हमसे एन मांगा जा रहा है। तो लास्ट टर्म दी हुई है 75, तो यहाँ रख दिया 75, ए हो गया -15, एन माइनस वन इंटू डी, डी आपका हो गया 6। और अब आगे सॉल्व करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा आकर, ये ब्रैकेट खोल देंगे, 6n माइनस 6 मल्टीप्लाई हो गया, ये 90, फिर प्लस का 6 हो गया, बाद में 6 नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। लीजिए n आपका आ गया 16। यानी अगर ये n पूरा डिवाइड नहीं होता, पॉइंट में आंसर आता, तो हम कह देते कि इस सीरीज में या इस सीक्वेंस में कभी 75 नहीं आएगा। लेकिन n 16 ये शो कर रहा है कि एक होल नंबर आ गया है, तो इसकी 16 पोजीशन में जो टर्म आएगी वो 75 होगी। आप इसके पार्ट बी और सी को खुद देखिए, हम चलते हैं आगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ रहा है, जहां पर हमें एक सीरीज सीक्वेंस दी गई है और इस सीक्वेंस की हमें जनरल टर्म बनानी है। यानी सीक्वेंस को देखते हुए हमें इसकी nth टर्म, लास्ट टर्म, टर्म टू कंसीडर वो बनानी है। तो इसके लिए मेरे बेटे हमने यहाँ पर काम सोचना है किस तरीके से इसकी जनरल टर्म बनेगी। देखिए जनरल टर्म क्या होती है, एक ऐसी टर्म जो कि सीरीज की हर टर्म को बनाएगी, सीक्वेंस की हर टर्म को बनाएगी। तो यहाँ पर जब उसमें अब एन को 1 रखेंगे फर्स्ट टर्म बन जाएगी, एन को 2 रखेंगे सेकंड टर्म बन जाएगी, एन को 3 रखेंगे थर्ड टर्म बन जाएगी। तो अभी जो भी टर्म बनेगी उसमें दो बात तो डन है कि उसके ऊपर स्क्वायर आ रहा होगा और वो रेशियो होगी, और नीचे आपके क्या आएगा 7। तो अब इस बात को देखते हुए चेंज खाली किस में आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है कि यहाँ 6 है, यहाँ 11, यहाँ 16। तो इसके लिए हमने अपने सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेना है समझने के लिए, क्योंकि उसी में चेंज आ रहा है, बाकी दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं, स्क्वायर और 7। तो अब ए आपका 6 हो गया न्यूमरेटर में, डी आपका हो गया 11 माइनस 6 5। तो ए और डी जब मिल गया तो हमने न्यूमरेटर के लिए खाली लगा दिया ए एन का फॉर्मूला कि हम न्यूमरेटर के लिए जनरल टर्म बनाएं। तो वो ए पुट कर देंगे 6 और डी रख दिया 5, और ब्रैकेट खोलेंगे 5 और -5, और 6 में 5 माइनस किए तो 5n प्लस 1। तो न्यूमरेटर जो आपका जो है चेंज आ रहा है, उसकी जनरल टर्म बन चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, पूरे सीक्वेंस की जनरल टर्म बनाएंगे, और वो ये बन जाएगी कि इसमें आप देखें सिर्फ स्क्वायर और 7 तो वही आएंगे, चेंज खाली किस में आ रहा है न्यूमरेटर में, तो उसकी जनरल टर्म 5n प्लस 1 बनी थी। तो अब अगर इस जनरल टर्म में हम n को 1 रखते हैं तो 5 1 5 प्लस 1 6 ये टर्म बन जाएगी। n रखें 5 टू द 10 और 1 11 ये टर्म बन जाएगी। 3 रखें ये टर्म बन जाएगी। तो इट मीन्स ये आपकी जनरल टर्म करेक्ट बनी है। आप इसको आराम से देखिए, हम चलते हैं आगे।
तो बेटा 4.2 को आगे बढ़ाते हैं और अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ रहा है, जिसमें दो पार्ट्स हैं। उन दोनों पार्ट्स को हमें देखना होगा। आइए इनका आगाज़ करते हैं। सवाल में दिया हुआ है कि ए, बी और सी ये तीन टर्म्स बनेंगी जब हम एन को एल लेंगे तो ए बनेगा। यानी ए एन वाले फॉर्मूले में अब एन को एल रखेंगे तो क्या बनेगा ए, एन को एम रखेंगे तो क्या बनेगा बी, एन को एन ही रखेंगे तो क्या बनेगा सी। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है और नीचे कोई रिजल्ट मांगा जा रहा है, इसको प्रूव करना है। तो आई रिपीट अगेन, हम यहाँ पर स्टार्ट लेंगे सबसे पहले ए एन वाले फॉर्मूले से, और हम पहले जो तीन टर्म दी हुई हैं उनके एन रखकर अपनी टर्म्स के लिए इक्वेशन बनाएंगे। याद रहे भी, ना आपके पास ए है ना आपका डी है। आप पहले तीन इक्वेशंस बनाएंगे। पहले आप रखेंगे एन को एल, क्योंकि एल टर्म दी हुई है ए के बराबर, तो फॉर्मूले जाएंगे जहाँ जहाँ एन आ रहा है वहाँ क्या रख देंगे एल, और ए एल क्या दिया हुआ है हमें ए दिया हुआ है, लेकिन एल पहले है यहाँ पे ए पहले, तो ए एल को उठा के क्या रख दिया ए, और इसका खोल दिया ब्रैकेट ए प्लस एल डी माइनस डी। इक्वेशन वन आ गई। अब आप एन को एम लेंगे कि एम टर्म बी बनेगी, तो जहाँ जब फॉर्मूले में एन आ रहा है वहाँ क्या रख दिया आपने एम, और एम टर्म दी हुई है बी आपको, तो ए एम को उठा के क्या रख दिया बी, और राइट साइड ब्रैकेट खोल दिया ए प्लस एम डी माइनस डी। इक्वेशन टू आ गई। ऐसी हमें एन टर्म दी हुई है तो हम यहाँ पे एन को एन से रिप्लेस कर देंगे, और वो सी दी हुई है, तो ये वैल्यूज़ बन गई हैं ए बी और सी की, जो हमें सवाल में दी इन्फॉर्मेशन से बनाई गई। ब्रैकेट खोल दिया ए प्लस एन डी माइनस डी, तो तीन इक्वेशन यूज हो गई। अब क्या प्रूफ करना है उसका तारुफ कराते हैं कि हमसे रिजल्ट मांग रहा है कि भाई इसको प्रूफ कर दें कि ये ज़ीरो के बराबर आएगा। तो अब इसमें देखें, अब ए बी सी आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। अब इसमें जो ए बी सी आ रहा है वो वैल्यूज हमने इक्वेशन 1 2 3 में बना ली हैं, उनकी वैल्यूज लाकर अब ए बी सी की जगह पर रखी जाएंगी। तो देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 आपने ए को हटाया, ए प्लस एल डी माइनस डी वैल्यू है वो ला के यहाँ रख दी, एम माइनस एन ऐसे ही आ गया। फिर आपने बी को हटाया, ए प्लस एम डी माइनस डी इसकी वैल्यू है एन माइनस एल। फिर आपने सी को हटाया, ए प्लस एन डी माइनस डी आगे एल माइनस एम। तीनों की वैल्यूज को हमने लेफ्ट साइड में रख दिया है, और अभी ब्रैकेट्स तीनों क्या होंगे बेटा मल्टीप्लाई। तो आइए इसको करते हैं। पहली टर्म ए है, यहाँ पर एम है, तो ए इंटू एम हो गया, ए इंटू एन हो गया माइनस ए एन। फिर एल डी इंटू एम, एम एल डी इंटू माइनस एन एल डी। फिर डी माइनस डी इंटू एम माइनस एम डी, और ये माइनस में प्लस एन डी। तो ये पहली दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो गई, इसकी सिक्स टर्म आ गई। मैंने कलर चेंज करा था कि पिक करने में आसानी हो। ए इंटू एन, फिर ए इंटू माइनस ए एल, एम डी इंटू एन एम एन डी, फिर एम डी इंटू माइनस एम एल डी, फिर डी इंटू एन तो माइनस एन डी माइनस में प्लस डी एल। आखिर में ए इंटू एल माइनस ए एम, फिर ऐसी एन एल डी, फिर ऐसी एन एम डी, फिर माइनस का डी एल, और फिर आखिर में प्लस एम डी। अब अगर आपने काम सही किया होगा तो ऑल टर्म्स शुड बी कैंसिल आउट। आप देख सकते हैं ए एम यहाँ प्लस का है, यहाँ पर ढूंढते हैं ए एम, ये रहा माइनस का, कट जाएगा। ए एन माइनस का ए एन प्लस से कट जाएगा, एम एल डी प्लस का एम एल डी माइनस से कट जाएगा, एन एल डी माइनस का एन एल डी प्लस का नीचे वाला है ये इससे कट जाएगा, एम डी माइनस का एम डी प्लस से कट जाएगा, एन डी प्लस का, और यहाँ पर एन डी माइनस का है, ए एन प्लस का है, तो आगे आपके पास ये ए एन यहाँ से कट गया है। तो इट मीन्स ये तमाम टर्म कैंसिल हो गए, जवाब क्या आ जाएगा ज़ीरो, और राइट साइड पर ज़ीरो ही लेके आना था। आप इस सवाल को आराम से दोहराइए। हम चलते हैं अगले पार्ट पर। थोड़ा इसी क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 भी यहाँ पर मैंने कर दिया है आपके लिए, कि सेम वही गिवन है, एल ट्रम ए है, एम ट्रम बी है, एन ट्रम सी है। तो हम पहला जो काम पिछले क्वेश्चन में किया था एज इट इज़ वो काम तीनों में कर देंगे, कि तीन वैल्यूज़ बना ली हमने ए बी सी की। और अब हम लेफ़्ट साइड पर जाएंगे, प्रूफ क्या करना है। और इसमें आप देखें ए बी सी अब की बार ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं, तो आपने लेफ़्ट साइड ले ली अपनी, और अब जहाँ पर बी आ रहा है वहाँ पर क्वेश्चन 2 से बी की रखेंगे वैल्यू, जहाँ सी आ रहा है वहाँ पर 3 से सी की रखेंगे वैल्यू। पीछे माइनस आ रही है, माइनस साइन से सबकी साइन चेंज आती हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में रखेंगे सी को। ये काम यहाँ सी माइनस ए माइनस बी, तो हम इक्वेशन 1 2 3 में जा रहे हैं, और वहाँ से आपने इन तीनों की वैल्यूज़ को उठाकर बी को उठाया, बी ए प्लस एम डी माइनस डी है, माइनस साइन ब्रैकेट लगा दिया सी पे, ए प्लस एन डी माइनस डी। फिर ऐसे ही आपने एम बाहर लिखा रहा, सी उठाया, ए प्लस एन डी माइनस डी, फिर माइनस साइन, फिर ए प्लस एल डी माइनस डी है यहाँ लिख दिया गया, प्लस का एन, फिर ए आया, और फिर माइनस साइन, फिर बी की वैल्यू आ गई। अब माइनस साइन खुलेगी,
तो अंदर की साइन क्या हो जाएंगी, इन तीनों टर्म्स की चेंज जाएंगी। यहाँ खुलेगी माइनस, तीनों साइन चेंज आएंगी। यहाँ खुलेगी माइनस, इन तीनों टर्म की साइन चेंज हो गई। अब आप देख सकते हैं ये कैंसिल आउट हो रहे हैं कि ए से ए कट जाएगा, डी से डी खाली क्या बच गया, एम डी माइनस एन डी, एल के साथ आ गया। यहाँ भी ए और डी कट गए, एन डी माइनस एल डी एम के साथ आ गया। यहाँ भी ए और डी कट गए तो एन के साथ एल डी और माइनस एम डी आ गया। अब इनको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो एम एल डी माइनस एल एल डी, डी माइनस एम एल डी, एन एल डी माइनस एन एम डी। और अब सारे सेम हैं, एम एन डी माइनस का प्लस का कट जाएगा, एन एल डी माइनस का प्लस का कट जाएगा, एम एल डी माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया और आंसर आपका जीरो आ गया है। और जीरो आपको लेकर आना था। हम चलते हैं अगले सवाल पर। थोड़ा 4.2 को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन 9 पर आ गए हैं आपके सामने, और यहाँ पर बहुत आसान सा सवाल है। आप इस बात को समझें कि जो नंबर्स एपी में होते हैं उनका डिफरेंस क्या होता है, सेम। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, दोनों के आने चाहिए सेम। तो यहाँ सवाल में दिया हुआ है कि 1/a 1/b 1/c तीनों एपी में हैं, यानी इनका डिफरेंस सेम है। इस बात को लेकर आप ये रिजल्ट प्रूफ कर दें कि b बराबर है 2ac 1a प्लस c के, यानी अगर ये एपी में हैं तो ये रिजल्ट प्रूफ करना है। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं कि जैसा हमने पढ़ा है कि अगर एपी ये तीनों एपी में हैं तो इनके डिफरेंसेस क्या आएंगे, सेम। मैंने क्या काम किया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म का डिफरेंस निकाला और उनको इक्वल कर दिया, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ये एपी में हैं। अब इसके बाद एलसीएम लेंगे, लेफ्ट साइड का एलसीएम ए बी आ गया, क्रॉस हो गया मल्टीप्लाई ए माइनस बी, यहाँ बी सी आ गया बी माइनस सी, और अब बी से भी कैंसिल आउट हो गए, रह गया ए माइनस बी अपॉन ए, बी माइनस सी अपॉन सी। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सी जाके उससे मल्टीप्लाई हो गया, ये ए इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब ब्रैकेट खोल देंगे तो ए सी माइनस बी सी और ए बी माइनस ए सी। इसके बाद ए सी इधर ले आएंगे प्लस का हो जाएगा, बी सी यहाँ ले आएंगे प्लस का हो जाएगा। अब ए सी में सी ऐड कर दिया 2ac, यहाँ से बी कॉमन ले लिया ए प्लस सी, ये मल्टीप्लाई नीचे लाके डिवाइड कर दिया, और लीजिए ये रिजल्ट आपको लेकर आना था। तो ये आपका सवाल प्रूव हो गया है। आप इसको आराम से दोहराइए, यानी अगर ये एपी में है तो इनका डिफरेंस सेम है, उससे रिजल्ट मांगा गया, हमने बना दिया है। चलते हैं आगे। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 9 करा, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है। अच्छा ये याद दिला दूँ कि बुक में मिसप्रिंट हुआ हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर प्लस साइन आ रही हैं, सॉरी माइनस साइन आ रही है इधर बुक में, हमने वहाँ पे प्लस लगाना है तो ये रिजल्ट प्रूव होगा। तो मैंने ये करेक्शन कर दी है, तीनों में क्या लगा दिया, नीचे प्लस लगा दिया, बुक में नीचे माइनस दिया हुआ है। वही सवाल है कि अगर ये तीनों एपी में हैं तो ये रिजल्ट प्रूव कर दें। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं कि भाई अगर ये तीनों एपी में हैं तो इनके डिफरेंसेस क्या होंगे, इक्वल। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म के, मैंने इक्वल कर दिया है इनको। और अब उल्टे हाथ पे एलसीएम लिया, बी प्लस सी ए प्लस बी, तो ये क्रॉस हो जाएगा, ए प्लस बी 1 से हुआ मल्टीप्लाई, बी प्लस सी 1 से हुआ, माइनस बीच में आ रही है, ब्रैकेट लगा दिया। इधर भी एलसीएम ले लिया, सी प्लस सी बी प्लस सी, बी प्लस सी जाके 1 से हो गया, सी प्लस सी जाके 1 से हो गया। और अब एक ब्रैकेट नीचे से कट जाएगा, बी प्लस सी कैंसिल आउट हो गए। ऊपर माइनस साइन खोलते हैं तो माइनस से दोनों की साइन क्या हो गई, चेंज, बी और सी माइनस में आ गए, या सी और ए माइनस में आ गए। इसके बाद बी और बी कट जाएगा, सी और सी कट जाएगा, जो रह गया उसको लिख दिया ए माइनस सी ऊपर, ए प्लस बी नीचे, बी माइनस सी ऊपर, सी प्लस ए नीचे। अब यहाँ पर देखिए जो रिजल्ट लेकर आना है उसमें ए प्लस सी ऊपर आ रहा है तो यहाँ नीचे आ रहा है सी प्लस ए, तो इसको ऊपर ले जाएंगे ए प्लस सी, और ये जो ए माइनस सी यहाँ पे सी माइनस ए है तो ये क्रॉस करेंगे। तो अगले स्टेप आप देखिए मैंने क्या काम करा, सी प्लस ए को ए प्लस सी लिख सकते हैं, ऊपर ले गया, ए माइनस सी को यहाँ लिया नीचे, लेकिन अभी भी रिजल्ट नहीं आया है। नीचे आप देखें बी माइनस ए आ रहा है, यहाँ पे ए माइनस बी, तो एक माइनस साइन कॉमन लेंगे लेफ्ट से भी, और ऐसी माइनस साइन यहाँ से भी कॉमन लेंगे। तो माइनस दोनों जब निकलेंगी बाहर डिनोमिनेटर से तो ये दोनों की साइन चेंज कर देंगे, नीचे ए प्लस में आ जाएगा और बी माइनस में। सेम काम यहाँ पर सी प्लस में आ जाएगा और ए माइनस में माइनस माइनस कट जाएगी, और यही रिजल्ट आपको लेकर आना था। ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया है। आप इसको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा 4.2 आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं इसके, और ये वर्ड प्रॉब्लम है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। की बात क्या की जा रही है कि एक ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है रेस्ट से, फॉल्स 12 मीटर ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड, यानी पहले सेकंड के दौरान वो 12 मीटर की हाइट लूज करेगा। 24 मीटर ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकंड, यानी दूसरे सेकंड में वो 24 मीटर की हाइट लूज कर रहा है, यानी कि स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है। तो
तो जो डिस्टेंस वो लूज़ कर रहा है वो बढ़ता जा रहा है। 36 मीटर ड्यूरिंग द थर्ड सेकंड में 36 मीटर कर रहा है, एंड सो ऑन। तो इन तमाम सेकंड में वो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है एक फिक्स वैल्यू से, जो कि पहचान है किसकी, एपी की, कि 12 से 24 हो गया तो 12 मीटर बढ़ा, 20 पर 36 हो गया 12 मीटर बढ़ा। तो इट मीन ये 12 मीटर हर सेकंड में इंक्रीज करता रहेगा। तो सवाल ये कि बताइए 8वें सेकंड में ये कितना डिस्टेंस लूज करेगा अगर ये पैटर्न चलता रहा तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि जो डिस्टेंस ये फॉल कर रहा है वो हर सेकंड में एक एपी बना रहा है। तो यहाँ पे एपी बना लेते हैं। फर्स्ट सेकंड में क्या हो जाएगा 12 मीटर, सेकंड सेकंड में 24 मीटर, थर्ड सेकंड में 36 मीटर। तो ये बोल रहा है बताएं 8वें सेकंड में ये कितनी हाइट लूज करेगा। तो इसलिए ये सवाल एपी में आया। तो हम यहाँ पर A12 ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस भी 12 आ रहा है, और n को 8 ले लेते हैं और A8 बनाते हैं an वाले फॉर्मूले से। तो वहाँ जाके n को 8 रख देंगे, A12 रख दिया गया, D भी 12 और 7 12 84 हो जाएगा, 12 प्लस करा 96 मीटर। ये आपका आंसर है कि 8वें सेकंड में उसने 96 मीटर की हाइट लूज की होगी। होप आप समझ गए होंगे इस सवाल को। हम चलते हैं आगे। तो जैसे हमने क्वेश्चन 11 करा बेटा, वैसे ही क्वेश्चन 12 आ गया है। ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है और ये एपी से कनेक्टेड है। आइए समझते हैं कि एक साहब ने डिपॉजिट करे 13,000 रुपये बैंक में पहले महीने में, फर्स्ट मंथ में यानी जनवरी में। फिर उसमें एक इंक्रीज आया 1,500 रुपीज़ का। आप देख सकते हैं 13,000 पहले किए, फिर 40,500 करे तो 1,500 का इंक्रीज आया सेकंड मंथ में। फिर ऐसी 1,500 का ही इंक्रीज आया थर्ड मंथ में, मार्च के महीने में 16,000। तो अब वो कह रहे हैं अगर ये पैटर्न चलता रहेगा तो आप देख सकते हैं 1500 का इंक्रीज हर महीने आ रहा है। तो साल के एंड पर यानी 12वें महीने की बात हो रही है, उसको कितने बैंक में डिपॉजिट कराने होंगे या कितने वो कराएगा कि वो एपी ही बनी रहे। तो हमें यहाँ पर 12वीं टर्म निकालनी होगी। साल में 12 महीने होते हैं, तो हम यहाँ पर ये लाइन लिख देंगे कि अमाउंट डिपॉजिट जो कर रहा है हर मंथ वो क्या बना रहा है, एपी बना रहा है। तो अगर एपी बनता है तो 13,000 स्टार्ट किया, फिर 40,500। तो यहाँ से अब हम 12वीं टर्म निकालनी है साल के एंड पर। तो ए उठा लिया हमने, डी बनाएंगे, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करी तो 1,500 आ गया, एन आपका 12 है और A12 मांगा जा रहा है। फिर लगा देंगे एन वाला फॉर्मूला और जहाँ जहाँ एन आ रहा है 12 रख देंगे। ए आपको दिया हुआ है 13,000, डी आपको दिया हुआ 1,500, और जब ये सॉल्व करेंगे तो 11 1,500 से मल्टीप्लाई होकर 16,500 बन जाएगा, और ये दोनों ऐड होकर 29,500। ये वो अमाउंट आ गया है जो कि उनको डिपॉजिट करना होगा उस साल के एंड पर जब 12 महीने पूरे हो जाएंगे। आप इसको दोहराइए। हम चलते हैं आगे। थोड़ा क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 13 है, बहुत आसान सा सवाल है, एपी से रिलेटेड है। एपी की पहचान याद रखेंगे, कंटिन्यूसली कांस्टेंट अमाउंट में एडिशन हो रही होगी। तो यहाँ बताया गया लड़के ने सेव किए हैं 200 रुपये पहले हफ्ते। फिर उसके बाद उसने क्या किया, अपनी सेविंग को इंक्रीज करा, 200 में 25 रुपीज़ और ऐड कर दिए, यानी अगले हफ्ते उसने सेव करे 225 रुपये। फिर ऐसे ही वो पैटर्न चलाता रहेगा और हर हफ्ते 25 रुपये इजाफा करता रहेगा। तो सवाल ये है कि एक ऐसा हफ्ता भी आएगा जब उसको 2,000 रुपये सेव कर रहा होगा। वो हफ्ता कौन सा होगा, यानी वो कौन सी टर्म होगी जब उसकी वीकली सेविंग 2,000 तक पहुंच जाएगी। सवाल को फिर समझें कि कांस्टेंट वैल्यू है और वो है 25, उससे हर हफ्ते सेविंग इंक्रीज करी तो लाजमी एक हफ्ता ऐसा भी आएगा जब ये सेविंग जो 200 से स्टार्ट हुई थी ये 2,000 पे पहुंच जाएगी। वो हफ्ता कौन सा होगा ये हमसे मांग रहा है। तो इस सवाल में जो लड़का अमाउंट सेव कर रहा है हर हफ्ते वो एपी बना रहा है। तो पहली बार ए 200 हो गया, फिर उसमें 25 रुपीज़ का इजाफा हो गया, अगले हफ्ते वो 225 सेव करेगा, उससे अगले हफ्ते 250 सेव करेगा। लाजमी लास्ट टर्म कहाँ ख़त्म हो रही है, 2,000 पर, यानी जो वीक में अमाउंट है उसी का हमने एपी बना लिया। अब ये नंबर ऑफ वीक्स मांग रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी। तो ए उठा लेते हैं यहाँ से 200, डी बना लेते हैं 25, और ये इसको लास्ट टर्म दे दी 2,000। मांग रहा है हमसे एन, जितनी टर्म होंगी उतने ही वीक हो जाएंगे। तो ए एन को लाके 2,000 रख दिया, ए को 200, डी 25, ये प्लस का के माइनस का हो गया, 25 मल्टीप्लाई कर दिया अंदर ब्रैकेट के, माइनस करा 1,800, ये प्लस कर दिया यहाँ लाकर, और बाद में 1825 को डिवाइड कर दिया 25 से। तो लीजिए 73 वीक्स आ गए हैं, यानी कि 73 वीक्स के बाद उसकी वीकली सेविंग
₹2000 हो जाएगी? इस सवाल को आराम से दोहराइए। हम चलते हैं आगे। अल्हम्दुलिल्लाह रबिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई इताअत से हमने आज आगाज़ कर दिया है अपने मैथ के सबसे बड़े चैप्टर का, और उसमें हमने पहला प्रोग्रेशन उठा लिया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो 4.2 से स्टार्ट हुआ। और मैंने 4.2 का तमाम सवालात आपको आज की इस वीडियो में समझाए हैं। कुछ पार्ट मैंने छोड़ दिए, वो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसको बार बार दोहराना होगा, क्योंकि इसके बाद हमने जितने भी काम आगे पढ़ना है उसमें इसकी नीड पड़ेगी। इसके बाद हमने एचपी पढ़नी है। एचपी के अंदर भी ये वाली का जो आज काम किया एपी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो आप टाइम ज़ाया ना करें, आप इन क्वेश्चंस को बार बार दोहराएं। इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए आसान हो जाएंगे। और कोई भी स्टेप समझ में ना आए तो उससे ऊपर वाला स्टेप देखिए, फिर नीचे देखिए, फिर ऊपर देखिए, फिर नीचे देखिए। इंशाल्लाह ताला वो पॉइंट जब का टकरा होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि ये जो मेरी अच्छी कोशिश है ये आपके काम आ जाए और आपके कदमों को मजबूती अता फरमाए अल्लाह ताला, और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।